मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस, कुलभूषण यादव केस, जिसके ऊपर बहुत बात की जा रही है। आपको याद होगा कि 2 रोज कबल मैंने उसके ऊपर एक व्लॉग किया था, और जैसे ही वो फैसला आया, जैसे ही वो बिल पास हुआ, ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसी वक्त उसके हवाले से जो भी पेशरफ्त हुई वो मैंने आपके सामने उसको शेयर किया और उस पर तफसीली गुफ्तगू की। और मैंने बताया कि इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने असेंबली में अब ये क्योंकि बिल पास हो गया है, तो अब कुलभूषण यादव के लिए एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि वो तो उसी वक्त हुआ, तो उसके बाद बहुत सी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं कि बहुत कुछ कहा गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें उन्हें कहा गया कि ये एनआरओ दिया गया है, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे हो गया। तो इसके हवाले से जो कानूनी नुकात हैं, यानी ये कि लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ, आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट, सीनियर एनालिस्ट मिस्टर अजहर सिद्दीक साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो अजहर सिद्दीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम जी। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। इंटरेस्टिंग इश्यूज बहुत अच्छे कवर कर रही हैं। थैंक यू सो मच। अजहर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं जानना चाहती हूँ कि इस इशू पर कुलभूषण यादव को के हवाले से ये जो बिल पास किया गया है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। इसके हवाले से कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने क्या कहा था कि रिकंसिडर किया जाए जो सजाए मौत का फैसला किया गया था। जरा मुझे कुछ कानूनी नकात बताइएगा, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो जो लोग कह रहे हैं उसके हवाले से मैं आपसे जो भी कानूनी नुकता है उसके ऊपर जानना चाहूंगी। अच्छा, बुनियादी तौर पर एक चीज जो सबसे अहम ध्यान में रखना है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताता चलूं आपको कि कमांडर यादव जो है ना जी, इनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कन्विक्शन को इशू, जो बुनियादी तौर पर उसमें सबसे अहम इशू है, वो इशू है आर्टिकल 36 का। आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन की बात है, वो आपके सामने पढ़ देता हूं। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन पार्टीज टू द वियना कन्वेंशन सिंस 28 दिसंबर 1977 एंड 14 मई 1967। अब वो जो बुनियादी तौर पर है, इंडिया सीक्स टू फाउंड द कोर्ट jurisdiction on आर्टिकल 36 paragraph 1 of the statute and on article 1 of the optional protocol, which provides dispute arising out of interpretation of application of the convention shall lie with the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the court by an application made by any party of the dispute being a party to the present protocol। ये वो बुनियादी तौर पर मामला जब ये आया कि यहाँ काउंसलर एक्सेस देना था पाकिस्तान ने, यहाँ जो सबसे अहम इशू था कि वैसे तो तकरीबन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला अपना लिखा 17 जुलाई 2019 को, और जजमेंट के डिफरेंट उन्होंने फैक्चुअल बैकग्राउंड्स के जो जिक्र करते हुए उन्होंने खास तौर पर जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कि हमने, पाकिस्तान ने बेसिकली चैलेंज किया जुरिस्डिक्शन को कि हम इंटरनेशनल कोर्ट, ये वियना कन्वेंशन की जो जुरिस्डिक्शन का इशू है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। जहां जो डाइसेंट नोट के हवाले से जब बात की तसद्दुक जिलानी साहब ने, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते उन्होंने एक जिक्र किया एग्रीमेंट का। उन्होंने कि दोनों पार्टीज ने अपने दौरान एक एग्रीमेंट एंटर किया, और वो 2008 का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन काउंसलर एक्सेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 2008 का एग्रीमेंट है, जो बाद में जिक्र आया कि ये एग्रीमेंट का इतलाक नहीं होता है। और जहां उसी चीज को कॉन्टेक्स्ट को रहते रहे, इंडिया का केस था कि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया, उन्हें रसाई नहीं दी गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सारी चीजों को सामने रखते हुए इन चीजों को देखा, लेकिन उस डाइसेंट नोट में लिखा हुआ है कि सिंस 31 मई 2017 पाकिस्तान हैड सेंट 6 रिक्वेस्ट टू इंडिया। कोर्ट ने कंक्लूड किया जुलाई 17 2019 को विद रिगार्ड टू इंडियाज कंटेंशन दैट इज एंटाइटल्ड टू रेस्टिट्यूट इन इंटेग्रम and his request to annul the decision of the military court to restrain Pakistan from giving effect to the sentence or conviction, जो कि मौत की सजा मिल चुकी थी, उसको इफेक्ट नहीं करना। तो इंडिया ने ये केस बनाया कि इसको इफेक्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को रोका जाए कि वो सजाए मौत ना दे। एंड इट्स फर्दर रिक्वेस्ट टू डायरेक्ट पाकिस्तान टू टेक स्टेप्स टू annul the decision of the military court। जो मिलिट्री कोर्ट ने डिसाइड दिया कि डायरेक्शन ने इंडियन कोर्ट को वो उस डिसीजन को सेट असाइड करे, टू रिलीज मिस्टर यादव को
रिलीज करें. द कोर्ट reiterate that it is not the convention and sentence of Mr. Yadav which are to be regarded as a violation of Article 36 of the Vienna Convention. The Vienna Convention का thus the courts find that these submission made by India cannot be upheld. ये सेट असाइड करने की पनिशमेंट और उनको छोड़ने की ये इंडिया की बात नहीं मानेगी. क्या मानेगी? द कोर्ट रीअफर्म्स दैट इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ that any breach of an engagement involves an obligation to reparation and that reparation must as far as possible wipe out all the consequences of the illegal act. वो केस का जिक्र कर रहा है वो मैं छोड़ रहा हूं. The court considers the appropriate remedy in this case to be effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Yadav. This is consistent. अब यहां बात कर रही हैं कि पाकिस्तान ने यही स्टांस दिया कि हम इसको रिव्यू और रिकंसिडर कर ले सकते हैं अपने जुडिशियल सिस्टम के सामने रखते हुए. ओके ओके ऑलराइट. अब क्योंकि अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि ये जो आपने जितने भी लॉ जो बताता है और जो कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो लिखा गया और जो इख्तिलाफी नोट था उसके पर भी आपने तसद्दुक हुसैन जिलानी का वो भी बताया, दोनों तरफ से जो भी बात थी वो आपने तफसील से बता दी. मुझे पूछना अब ये है कि ये अब जो बिल है या ऑर्डिनेंस है जो पास किया गया है असेंबली से, वो क्या है और उसके तहत कुलभूषण यादव को क्या ये रिलीफ मिला है कि अब वो क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, ये बताइएगा. अच्छा, हमारे यहाँ बेसिकली बुनियादी तौर पर जब ये काम लिया, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसकी रेमेडी का तरीका ये निकाला गया. हमारे यहाँ आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन अपने जुरिस्डिक्शन है जुडिशियल रिव्यू की, कि हाईकोर्ट को इख्तियार मौजूद है. तो इसको पावर देने के लिए एक बाकायदा ऑर्डिनेंस तश्कील दिया गया. उस ऑर्डिनेंस का नाम जो ये रखा गया वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं. उस ऑर्डिनेंस का नाम रखा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020 और ये 29 मई 2020 को बनाया गया इस फैसले की रोशनी में. तो यहां मैं आपके साथ जवाब भी दे दूं, जो एनआरओ की हम बात कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता. हमारे यहाँ अपोजिशन एक वतीरा बनाया हुआ है, दे शुड एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन. एक स्टेट्समैन के तौर पर आगे हम पाबंद है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों से वियना कन्वेंशन से पीछे नहीं हट सकते. ये हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, वी आर सिग्नेटरी टू सर्टेन कन्वेंशन और वो हमने अडेयर कर रहे हैं. उस कन्वेंशन को सामने रखते हुए हमने एक वहां स्टैंस लिया और इसमें मैं कसूर नहीं कहूंगा पॉलिटिकल, जो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम हमारा यहाँ इस वक्त डिस्कशन नहीं है, बात हो रही है लीगल कॉन्सिक्वेंस के हवाले से. हम वो जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी उसको इंप्लीमेंट करना था. इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक रेमेडी प्रोवाइड करनी थी. अब वो रेमेडी अंडर दी रेलेवेंट स्टैट्यूट तो थी नहीं, रेलेवेंट कानून के तहत तो है नहीं, आर्टिकल 199 के तहत जा नहीं सकती थी, जो कि अपील रेमेडी वो अवेल कर दी थी. इसके लिए फिर सदर ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसमें चूंकि अपोजिशन के पास सेनेट में तादाद ज्यादा थी तो बिल ये एक्ट पास नहीं करवा सकते थे. तो उसको फैसला यही किया गया कि इंटरनेशनल जहां जो कि बहुत शोर मच गया, सियासतदानों ने या अपोजिशन ने अपने तौर पर ड्रामेबाजी शुरू कर दिया, जो कोई कहे सियासत शुरू कर दी कि एनआरओ दिया जा रहा है. अलग एनआरओ का इश्यू तो है ही कोई नहीं. इसके लिए फिर ऑर्डिनेंस ये बनाया गया 29 मई 2020 को और इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन. यहां हाई कोर्ट को पावर दे दिया, द कोर्ट शैल एग्जामिन वेदर, अब ये सुनने वाला है, वेदर एनी प्रेजुडिस हैज बीन कॉज्ड टू द फॉरेन नेशनल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज राइट टू डिफेंस, right to evidence and principle of fair trial due to denial of a consular access according to the Vienna Convention on Consular Relation of 24 April 1963. ये 3 बड़ा अहम है कि ये एक रेमेडी दे दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सामने रखते कि जो फैसला किया गया है, क्या वो फैसले में उसे राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया, क्या उसे राइट ऑफ एविडेंस का मौका नहीं दिया गया, क्या उसे प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, और किसको, और दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस क्या नहीं, अगर कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया उसकी वजह से क्या ये राइट खत्म हो गए. ये बहुत बड़ा एक रिव्यू था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की डिसीजन को करने के लिए. अब हमारे यहाँ आर्टिकल 89 के तहत याद रखिएगा आम नाज़रीन के हवाले से भी, क्योंकि जब असेंबली सेशन में ना अगर आप एक्ट पास करते हैं बिल की शक्ल में और एक्ट पास होने के लिए पहले नेशनल असेंबली में अक्सरियत चाहिए आपको, फिर सेनेट में चाहिए, तो वो मुस्तकिल एक्ट है फॉर एवर. जब आप ऑर्डिनेंस पास करते हैं ये आर्टिकल 89 के मुताबिक ये सिर्फ 120 दिन के लिए होता है, फॉर ओनली 120 डेज. अब मई से जाने के बाद अगर हम जाएं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में डेट खत्म हो जानी थी इसकी, लेकिन उसकी डेट खत्म होने से पहले गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि बाकायदा इसको एक्सेस दिया जाए. इन्हें कहा वकील अपॉइंट करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा वकील अपॉइंट करें, उन्होंने कोई अपॉइंट नहीं किया वकील.
फिर इसके बाद एक मिस्टीरियस पिटीशन फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पिटीशन नंबर 1 ऑफ 2020 फाइल की हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद के सामने 3 अगस्त 2020 को कि ये जो हमने कानून बनाया है, इस कानून के तहत वो वकील नहीं ले रहा, क्योंकि हमने टाइम रखा हुआ है 60 दिनों के अंदर फैसला होना है, वो वकील नहीं ले रहा, लिहाजा अदालत वकील अपॉइंट कर दे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अब अमल दरामद के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राब्ता किया जाए, कानून को सामने रखते हुए कि ये राइट दिए हुए हैं, इस कन्वेंशन पे हमने ऑर्डर पे हमने अमल दरामद करना है। तीसरा कहा, इन द मीन वाइल we expect that the right of a fair trial of Commander Yadav will be respected and utmost care will be exercised while making statements, verbal, oral, in writing, reporting by print and electronic media, or otherwise commenting or relating to the proceeding before। कह दिया कि बड़े ध्यान से वैसी खबरें ना कर सके। जैसे हम ये एनआरओ लेने की बातें हो रही है ना, तो इस हाईकोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। किसने कहा एनआरओ की बातें हो रही है भाई? वो राइट एक देना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सामने रखते हुए। इसके बाद दोबारा केस अब चूंकि इन बिटवीन सितंबर में 120 दिन गुजर गए, अब हमारे पास रेमेडी क्या थी? हमारे पास रेमेडी थी, हमें एक्ट बनाना है उसको, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसले पे अमल दरामद के लिए ये फिर वो ऑर्डिनेंस जो है एक बिल की शक्ल में पेश किया गया और बिल की शक्ल में बाकायदा सादा अक्सरियत में पास कर लिया। अब ये सेनेट के पास जाएगा, सेनेट इसको पास कर लेगी और मैं चाहूंगा कि हमारी तमाम अपोजिशन पार्टियां जो हैं इस पे इकट्ठे हों। खुदारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, ये कोई एनआरओ का इशू नहीं है, इस पे अमल दरामद होना है। सेनेट के अंदर सारे मिल के ना इसको इस एक्ट को पास कर। जो कानूनी निकात थे, जो लॉ कहता है, आपने बड़ी तफसील से बताया। इतनी डिटेल में तो शायद कोई भी ना बता सके जितनी डिटेल में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सामने रखकर कब क्या क्या हुआ, इस केस की जो हिस्ट्री, आप समझ लीजिए कि हमने इस वक्त टाइमलाइन पे बात की, इस केस की टाइमलाइन पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये बात नहीं मानेंगे तो वहां से आपके खिलाफ क्या हो सकता है, ये भी जानना चाहूंगी ताकि। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की है। पाकिस्तान के ऊपर देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला जो है वो आप पे पाबंद है, यू आर बाउंड उसको। या नहीं है, यहाँ इशू ये नहीं है। वो देखिए आप अलग बात है कि आप कहें कि डोमेस्टिक लॉ को हम साइड पर रखकर हम बहुत कुछ कर दें। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फायदा पाकिस्तान ने साइन किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पाकिस्तान ने बकायदा कन्वेंशन। कॉन्ट्रैक्ट तो छोटी चीज है ना, आपने बेसिकली उस कन्वेंशन को रेटिफाई किया, आपने माना। अब अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, फैसले पर अमल दरामद नहीं करते हैं, तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। उस कॉन्सिक्वेंस में वो बड़े डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज है। मिसाल के तौर पर वो जो कोर्ट है, अगर हम उस फैसले पे अमल दरामद नहीं करते, उसको राइट नहीं देते हैं, आपके पास इंटरनेशनल सैंक्शंस मौजूद है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने फैसलों को इंप्लीमेंट करवाने के हवाले से जो एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई सैंक्शंस की तजवीज करती है आपके ऊपर, या कोई और आपके अगेंस्ट को पेनल्टीज की शक्ल में या की शक्ल में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज पाकिस्तान के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, वन कैन इमेजिन। लेकिन मैं बड़ा जो मैं कह रहा हूं ना, जो मैं स्मेल कर रहा हूं बहसीयत एक कानूनदान, और आप कह सकें बहसीयत पॉलिटिकल एनिमल, इट इज गोइंग टू बी ए डिजास्टर। अब इसमें जो है वो कितने दिन के अंदर ये जो मामला है उसको हमने पाया तकमील तक पहुंचाना है, उसके ऊपर अमल करना है, मुझे वो बताइएगा कितनी मुद्दत है। और दूसरा ये भी बताइएगा कि अब इसमें क्या वो अपील करेंगे या क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ बड़ी वादे है कि पिटीशन होनी है फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन। अभी तक तो वो फाइल नहीं की उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक फाइल नहीं किया। पाकिस्तान इज नॉट एट फॉल्ट। पाकिस्तान इस वक्त फॉल्ट पे नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये देखें ये तो उन्होंने कर रही है ना। कर दूं आपको, आलिए देखें, यहां लिखा जो है द पिटीशन फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन में बी फाइल विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर फाइल करनी है। इन चीजों को सामने रखते हुए अदालत ने उसका फैसला करना है 60 दिनों के अंदर। तो जो अपील की जाएगी, वो अपील जो है वो ये है कि सजाए मौत है या नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर फैसला होगा। और इसके हवाले से जो एक बात की जा रही है कि क्या इसके ऊपर मजीद भी नरमी कोई आ सकती है, जो एक पाकिस्तान की हुकूमत अगर चाहे, या कोई रिहाई का फैसला। अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया है। देखिए, ये तो नहीं कि उनको अपना सजा मिसाल के तौर पर उनको फ्री कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। इसमें रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन करने के हवाले से फर्ज करें अगर ये चीज आ जाती है कि राइट टू डिफेंस मुतासर हुआ है, राइट टू एविडेंस मुतासर हुआ है, राइट टू फेयर ट्रायल मुतासर हुआ है, काउंसलर एक्सेस ना देने से, मैं फर्स्ट कम वर्ष लेता हूं इसको, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो सजा
सेटिस्फाइड होके मामला फिर चला जाएगा ट्रायल कोर्ट के पास, क्योंकि ट्रायल तो होना है, को बरी तो करना है ट्रायल कोर्ट ने। कुछ सर्टन प्रिंसिपल पर ये बड़ा रेयर चांस है, वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि काउंसलर ऑफ एक्सेस जो उसको ना देने की वजह से ये चीजें मुतासर हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रायल हो सकता है और वो ट्रायल लंबा भी चल सकता है, आप ये समझ रहे हैं? देखिए ये तो मैं देखे ना, अगर मुझसे परसेंटेज में पूछते हैं तो मैं तो इसको 0.1% क्या। आप क्योंकि लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला गया था और इंडिया लेकर गया था, बहुत लोगों को ये भी गलत फहमी है ना कि ये मामला हम लेकर गए थे, हम नहीं लेकर गए। नहीं, ठीक है, हमें बुलाया गया था, हमें जाना पड़ा था। उस वक्त जो सर बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं, जो वकील थे उस तरफ से, जो वकील थे उन्होंने शायद 1 या 2 रुपए फीस ली थी, तो हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने 2 करोड़ फीस ली थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान केस जीता तो नहीं। अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया यार, आई मस्ट अप्रिशिएट। ये जो जादेव केस है ना, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बाकायदा रिपोर्टेड है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे चले जाए कि इंडिया लेकर गई है। और बड़ी जबरदस्त बात आपने की है कि ये पाकिस्तानी एडहॉक जज भी तसद्दुक हुसैन जिलानी को भी किया था। ये बड़ी आपने मोरालिटी पे बात कर दी है। यानी मुझसे अगर आप पूछती हैं, मैं 80% आपको पता है, मुझे पुराना जानती है, 80% काम मैं मुफ्त करता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता इस बार, लेकिन मैं कुछ केसों में पैसे लेता हूँ। तो ये एक हाई मॉरल ग्राउंड पे बात की है। अगर मुझे ये चांस मिलता तो मैं पल्ले से पैसे लगाता इस काम के लिए, अपने मुल्क के लिए। खिदमत करने का मौका तो बड़ा कम मिलता है ना लोगों को, तो मुझे खिदमत करने का मौका था, मैं तो आने जाने के पैसे भी ना लेता। तो ये जो कुछ भी हुआ है, ये हुआ गलत है। मैं नहीं समझता कि इसमें पैसे लेने चाहिए थे। हाई मॉरल ग्राउंड पे इंडिया यहाँ बेहतर है। इंडिया ने कोई पैसे नहीं, उन्होंने अपना स्टेट्समैनशिप जो है वो साबित किया, उन्होंने अपने आप को बेहतर पोजीशन पे लेके आए, लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड पे। लेकिन अगर आप बहसियत वकील पूछती हैं तो प्रोफेशनल वकील है, प्रोफेशनल वकील ने फिर पैसे तो लेने होते हैं, ये कॉन्सेप्ट अलग है। सर पैसे लेने के लिए तो जिंदगी भर केसेस होते हैं ना, वो मैं सिर्फ इसलिए ये तो पूछती हूँ। वजह मैं भी जो लॉयर्स हैं उनके इस हक को मानती हूँ कि बिल्कुल जाहिर है उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं चलानी होती, लेकिन कोई कोई कभी एक मौका ऐसा आता है ना कि देखिए हम बड़ी कोशिश करते हैं ना, दोनों दोनों मुल्कों के बीच हर पॉइंट पर जो है ना वो पॉइंट गेन करने की कोशिश हो रही होती है, ठीक है ना। तो इस तरफ से तो इस पे जो है हमने ये देखा कि जब पैसे का मामला आया तो उनको जिस तरह आपने कहा कि मॉरल ग्राउंड पे देखे तो फिर वो तो बहुत हाई पेडेस्टल पे नजर आते हैं। मैं आपको मान ऐसी बात थी तो आप खुद क्यों नहीं लेकर गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अच्छा ये आपने दुआ देखी ना, मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ, वो लेकर गए ना। वजह ये है, वजह ये है कि देखिए, वजह ये है, हमने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, हमने सजा दे दी। हमने तो उस पाकिस्तानी अदालत ने उस पर सजाए मौत दे दी थी। अब तो एग्जीक्यूशन होनी थी उसकी, उसको फांसी तख्ता फांसीदार पे चढ़ाया जाना था। तो पाकिस्तान को क्या जरूरत थी इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने के लिए? क्योंकि डोमेस्टिक लॉ के तहत हमने, आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसको सजा दी, तो हमारी अदालतें आजाद हैं, हमारा उसके तहत। अब हम चूंकि इंडिया इसलिए लेके गया कि इंडिया समझता है कि उसको राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं मिला, उसका बंदा बेगुनाह है। इंडिया चूंकि फैसले से एग्री था, पाकिस्तान फैसले से एग्री नहीं। ठीक है, आई वैलिड पॉइंट। लॉयर्स तो जानते हैं, एडवोकेट जो है उनको मालूम है इस तरीके से, लेकिन जो एक तो पब्लिक जो होती है, आपको पता है ना, ये तो इन मामला पे तो हम फौरी तौर पर, कोई इंडिया का मामला है तो सबसे पहले तो हम टैग लगाते हैं गद्दार का, ट्रेटर का, और फिर हम जो है वो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती रहती है, आप जानते तो है। तो हमें ये तरबियत करने की जरूरत है ना, हमें ये बताने की लोगों को जरूरत है कि जो ऐसे मामला होते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच जाए, उसके ऊपर हत्ता के जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसके ऊपर जो है ये बात की उन्होंने। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, यानी ये जो पॉइंट गेन किए जाते हैं उसके हवाले से बात की, वरना अगर उनको भी ये, वैसे ये भी एक बात है अजहर साहब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम होगा और वाकई वो कह रहे होंगे कि नहीं ये तो इन्होंने जान के किया, हुकूमत ने जान के ये किया है, क्योंकि दोस्ती की बात हो रही है तो शायद इनको प्रेशराइज किया गया है पाकिस्तान को, ऐसी बात है ना। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये आपने बड़ा कमाल कहा। सारे आज की गुफ्तगू की सारी ये जेस्ट है। देखिए, यही एक समझना है, ये हमें समझना यही जरूरी है। पाकिस्तान और इंडिया का एक कंपैरिजन करें ना, लेट्स बी फेयर, कि इंडियन कॉम जो है ना वो नेशनलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में है। हमने हजूम की शक्ल में, हम एक सोसाइटी, हम ना बिखरे हुए लोग हैं। हमें हमें हमारे लीडरों ने प्रोया नहीं। जहां हाई मॉरल ग्राउंड में आई मस्ट एडमिट कि इंडियन कॉम ने इस कॉन्टेक्स्ट में देखे तो वो हमसे, वो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बेहतर है कि वो अपने पॉलिसी मैटर, यानी यहाँ जैसे मैंने आपको बताया ना
यानी आपने नेशनल असेंबली के अंदर बिल खुदारा इसको पास करो अगर, ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, आप सेनेट में आकर आज भी इंटर हाई मॉरल ग्राउंड पे सामने रखते आकर पास करें, ताकि इंप्रेशन कौमी यकजहती का जाए और ये बात सामने आए। यहाँ गद्दारी का जो टैग लगने की बातें हैं ना, यानी ग्राउंड्स के साथ बैठकर रियलिटीज का, अभी आप अंदाजा लगाएं जो आपने और हमने गुफ्तगू की है, आपने किसी मेन मीडिया स्ट्रीम में ये बातें सुनी है? किसी ने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया? इवन गवर्नमेंट भी इसको इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्रेडिट टू यू कि आपने कौम को पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि असल हालात और वाकयात ये, हम इस लड़ाई में है, यानी मौजूदा गवर्नमेंट चाहती है कि हम उनको गद्दार के, वो चाहते हैं कि ऐसे हालात बनाए जाए हम इनको गद्दार के, हमने इस बेले में पड़ गए हैं, हमने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीकी साहब। आपने बड़े जो जितने भी क्योंकि जो लीगल मैटर्स हैं उसके ऊपर हमें कुछ से जो है कुछ पता नहीं होता, हम उसके ऊपर बोलते रहते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि अंदर उसकी लीगैलिटीज क्या है। तो आपने जो लीगल मैटर है इसका जो आप कह लीजिए लीगैलिटी है, इसके जो कानूनी नकात हैं उसके ऊपर आपने तफसील से आज गुफ्तगू की और हमारे जो नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, उन तक ये सब कुछ पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।